हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हर एक टॉपिक के साथ हमने लिंक्स भी ऐड किए हैं क्योंकि जो बच्चों को ये लगता है कि क्या ये करंट अफेयर्स करने के बाद हमें और कुछ पढ़ने की नीड है, तो हम लोग ये बताना चाह रहे हैं बस कि हमने हर एक पॉसिबल न्यूज़पेपर और हर एक पॉसिबल न्यूज़ उठाई है और यहाँ पर कवर की है। छोटी से छोटी न्यूज़ जो कि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो कवर की गई है। इसलिए ये पढ़ने के बाद और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा मटेरियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम न्यूज़ कवर्ड है इसमें। ऑल्सो जितनी भी न्यूज़ कवर्ड है उसमें सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में क्या चलता है कि प्री के भी और मेंस के भी एक ही जगह मिल जाते हैं, तो उसमें वो थोड़ा सा छांटना पड़ता है। तो इस वजह से मेंस के अलग करंट अफेयर्स किए हुए हैं और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है वो अलग से पढ़ा रहे हैं हम लोग। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ PT 360 कोर्स, जो कि आप वेबसाइट पर जाओगे synopsisize.com, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक है क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आजकल जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, कंप्यूटर्स या केबल है, सेमीकंडक्टर्स, बैंक नोट्स, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह में जो भी चीज़ें लगती हैं, जो मिनरल्स यूज़ होते हैं उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। ये मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं जिनकी दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की फंक्शनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में काम आते हैं, इकोनॉमीज़ में काम आते हैं। और दूसरा ये है कि ये इनमें एक रिस्क होता है कि सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो बट स्टिल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आज बढ़ती जा रही हैं और फ्यूचर में भी कितना बढ़ती जाएंगी, तो इसमें अगर हमारे पास ये क्रिटिकल मिनरल्स होंगे तो हम इसका एक बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, सोलर पैनल्स एंड रिचार्जेबल बैटरीज, और कुछ बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि स्टेनलेस स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि जो इंडस्ट्री है उसने गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि आप एक इंडिया रेयर अर्थ मिशन इस्टेब्लिश करो, ताकि हमारा जो रिलायंस है ना अभी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी और ये सारे प्रोडक्ट्स मॉडर्न अप्लाइंसेस के लिए भी जो चाइना पे रिलायंस आ रहा है वो ख़त्म हो, कम हो जाए। तो ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जाए जो कि प्राइवेट सेक्टर माइनिंग इन क्रिटिकल सेक्टर को बैक करे, मतलब कि हम लोग भी प्राइवेट सेक्टर माइनिंग में कर क्रिटिकल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर माइनिंग कर पाए, क्योंकि अभी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है अभी हमारे पास 6% है वर्ल्ड रिजर्व का, जिसमें से हम सिर्फ 1% ही यूज़ कर पाए हैं। तो वो दिक्कत है। और कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि हम लोग इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड को, जो कि स्टेट रन है, उसको हम स्प्लिट कर दें और एक न्यू एंटिटी लेके आएँ जो कि माइनिंग प्रोडक्शन ऑफ नॉन थोरियम मिनरल्स भी देखे। तो ये द हिंदू की न्यूज़ है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉमन सिक्योरिटी रिपोर्ट। कॉमन सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि ऐसा नोशन है जो कि एक ऐसे एजम्पशन पर बेस्ड है कि कोई भी नेशन इंडिविजुअल, देखो अगर नॉर्मल टर्म से बात करें सिक्योरिटी क्या होती है, मतलब कि हमारा नेशन सिक्योर रहे, हमारी स्टेट सिक्योर रहे, वही होता है। बट आप अगर किसी चीज़ से सिक्योरिटी चाहते हो तो आपको भी उसी सेम लेवल पे होना चाहिए। मान लो एक पर्सन है, ठीक है, ये है पर्सन बी, ये है पर्सन ए के पास है गन और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके पास सिर्फ ज़बान है बोलने के लिए। तो इसके पास गन है, इसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पावरफुल कौन हुआ? ये बोले कि भाई मैं तो अपने कंट्री को, अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं। यहाँ पर इस बंदे के पास गन है, ये तो एक गोली मारेगा, ये मर जाएगा, है ना, वो दिक्कत है। तो आपको अभी सेम लेवल की सिक्योरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको कॉमन सिक्योरिटी बनानी, सिक्योर रहना है, ठीक है ना। तो कॉमन सिक्योरिटी एक ऐसा नोशन है जो कि इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि कोई भी नेशन, कम्युनिटी या इंडिविजुअल जो है वो तब तक सिक्योर नहीं हो सकते जब तक जो दूसरे नेशंस और कम्युनिटी और इंडिविजुअल्स हैं वो भी सेम लेवल की सिक्योरिटी इंजॉय ना कर रहे हो। तो ट्रेडिशनल आइडिया जो है सिक्योरिटी का वो ये था कि अपना स्टेट्स का डिफेंस होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए एक्सटर्नल थ्रेट से या अटैक से। बट जो ये नोशन है कॉमन सिक्योरिटी का, ये है कि हम एक सिक्योर रहने के लिए कौन से नॉन वायलेंट अप्रोचेस ले आ सकते हैं अपने
डे टू डे लाइफ में। तो कॉमन सिक्योरिटी के सब प्रिंसिपल्स हैं, आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। और ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो आप एक जनरल वे में है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सभी लोगों का ये राइट होता है। और ट्रस्ट बिल्ड करना, कॉमन सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बिना एक कॉमन सिक्योरिटी हो सकती है। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को बोला गया है, प्रमोट किया गया है। देन कन्वेंशनल वेपन्स हैं और मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना, कन्वेंशनल वेपन्स का लिमिटेशन लगे उस पर, ऐसे यूज़ ना करें। तो ये सब चीज़ें हैं कि ग्लोबल रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए, आप नेगोशिएट करो। फिर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाएं, रेगुलेशन, इंटरनेशनल लॉ में बेटर रेगुलेशन लेके आए, ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो रिसेंटली पाम इंटरनेशनल सेंटर, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो एंड इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी, कॉमन सिक्योरिटी 2022। रिपोर्ट्स किस किस ने रिलीज़ की थी ये आप याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद और कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके के ऑप्शंस आ जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि कौन सा करेक्ट है इसमें, ठीक है। 4 मेन एरियाज़ हैं जिस पे फोकस करेगा कि पीस के लिए न्यू पीस डिविडेंड, डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को रिवाइटलाइज करना, डिसआर्मामेंट, न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़, आउटर स्पेस वेपन्स, ये सब चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये भी अभी न्यूज़ में रहा था, इस वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रीटी जो है 1968 में साइन की गई थी। देखो काफ़ी बार आ चुका है, अब तो कितनी बार पढ़ चुके हैं हम ये टॉपिक। तो ट्रीटी 1968 में साइन की गई थी और 1970 में इट केम इनटू फोर्स। एंड ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम स्प्रेड हों, न्यूक्लियर वेपन्स पे रोक लगाई जाए, वेपन टेक्नोलॉजी पे रोक लगाई जाए, ऑपरेशन, हम पीसफुल कॉपरेशन को और प्रमोट करें। न्यूक्लियर एनर्जी में भी उसके भी पीसफुल यूजेस को प्रमोट किया जाए, कि आप आर्म्स के तौर पर उसको ना यूज़ करें, अटैक्स के लिए ना यूज़ करें, वॉर में ना यूज़ करें। और जो न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेस हैं उसमें आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करें। और जो गोल है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट का, उसको हम अचीव करने की कोशिश करें। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब ट्रीटी के पार्ट है। सिर्फ कुछ यूएन मेंबर्स जो है, सारे यूएन मेंबर्स इस ट्रीटी का पार्ट है एक्सेप्ट इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान। अब क्या है कि एक होती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। ये कौन सी स्टेट्स है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले पहले एक न्यूक्लियर वेपन, अपना एक्सप्लोजिव डिवाइस टेस्ट कर चुके हैं। तो इसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं, जो कि यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, जिस वजह से इनको P5 कंट्रीज़ भी कहा जाता है। तो ये है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, क्योंकि ये 1967 1 जनवरी से पहले पहले अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस बिल्ट और टेस्ट भी कर चुके हैं। तो एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस जो है वो हर 5 साल में होता ही है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ये जो नॉन NWS जितने भी स्टेट्स हो गई जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इन सब में ये कंप्लाइंस बिल्ड करने की बात करता है कि एनपीटी में, कि आप और न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह ना एक्वायर करें या ना बनाएं। तो ये कमिटमेंट्स जो भी चलती है एनपीटी के अंडर, उस पर कंप्लायंस करता है ये। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का यही सब एजेंसी का ये काम होता है। न्यूज़ कंटेक्स्ट का यही है कि अभी 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ हुई है और टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूयॉर्क में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में रहा था। एनपीटी इज़ बिगनिंग टू लुक शेकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये वाले टॉपिक्स हैं जो कि हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार ये ऑलमोस्ट हर साल न्यूज़ में रहते हैं। तो सार्क है न्यूज़ में, तो 1885 में ये बना था। एंड सार्क क्या है कि आपके रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है मेनली, अगर शॉर्ट में एक शब्द में मैं आपको बताऊँ तो एक ऐसा रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स है साउथ एशिया में, जो कि ढाका में फाउंड हुई थी। इसके 8 मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। 10 ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, EU, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, UK, USA।
और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ की, ये आप देख लेना। तो इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन को के डेवलपमेंट को और ये प्रमोट करता है। और इसने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया लॉन्च किया था 2006 में, और सार्क ये मेंटेन करता है कि यूएन के साथ अपने परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, और यूएस के साथ भी उसने अपने लिंक्स को और डेवलप किया है। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये था, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के, उन्होंने कुछ कंसर्न्स जताए थे अपने कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के अभी करंट स्टेटस पे, और ये कहा था कि अभी ऑर्गेनाइजेशन को और रिजुविनेट करने की नीड है। तो लास्ट सार्क समिट हुआ था 2014 में, उसके बाद से हुआ नहीं है, क्योंकि 2016 में सबमिट होना था, वो पाकिस्तान के वजह से वो कैंसिल हो गया था, जो कि पाकिस्तान में शेड्यूल था। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद वाले समिट्स कभी हो ही नहीं पाए। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में रहा था, यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। वी मस्ट रिजुविनेट सार्क सेज फॉर्मर भूटान प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट। तो एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि BBIN कंट्रीज़ में और उनके बीच में एक पैसेंजर पर्सनल एंड कार्गो व्हीकुलर ट्रैफिक को रेगुलेट करता है, सीमलेस फ्लो को रेगुलेट करता है। तो BBIN में कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो ये चारों कंट्रीज़ में पैसेंजर पर्सनल या कार्गो व्हीकुलर ट्रैफिक का आराम से आप मूव कर पाओ, उस पे ये अग्रीमेंट हुआ है, मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट। चारों कंट्रीज़ ने इसको 2015 जून में साइन किया था, बट भूटान के ऑब्जेक्शंस आ गए थे। उनके कुछ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स थे, जिस वजह से भूटानीज पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि हम ये प्लान को आगे नहीं लेके जा रहे हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसको सपोर्ट किया है, और एज पार्ट ऑफ साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये आप यहाँ से मैप में देख सकते हो कि कौन कौन से एरिया से ये कनेक्ट होगा। देन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही था कि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जो है वो अपना मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट प्रोजेक्ट को आगे ले जा रहा है और आगे काम करना शुरू कर दिया है। और ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑफ BBIN ग्रुप में डिस्कस हुआ था 2022 में। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट यहाँ से द हिंदू की ये न्यूज़ थी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मूव अहेड ऑन मोटर व्हीकल्स अग्रीमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट। तो साउथ एशियन सैटेलाइट, जिसको सार्क सैटेलाइट भी कहते थे, ये एक जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन एंड मीटियोरोलॉजी सैटेलाइट है, जो कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन रीजन के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी ये आप देख लेना। और ये टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, बैंकिंग, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह पे एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, तो नाम से आपको पता लगना चाहिए कि वो कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। कौन सी इन्फॉर्मेशंस हैं स्पेसिफिकली वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, सार्क सैटेलाइट भी कहते थे, सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। साउथ एशिया सैटेलाइट हो गई, सार्क सैटेलाइट होगी, इसको आप रिलेट करके इस वजह से पढ़ना। तो अभी क्या है कि इसमें रिमोट सेंसिंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी भी इनेबल की गई है, जिससे क्या होता है कि आप रियल टाइम वेदर डेटा को कलेक्ट कर सकते हो कि क्या है, वेदर कैसा रहेगा, और जियोलॉजी के भी ऑब्जर्वेशंस को आप काम में ला सकते हो। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में वहाँ के ऑब्जर्वेशंस भी आपके लिए हेल्प कर देगा ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। फिर 2019 के हिसाब से जब पाकिस्तान को अगर हम हटा दें, तो सैटेलाइट जो है वो सारी ही सार्क कंट्रीज़ में चल रही है, तो एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि 2017 में ये साउथ एशिया सैटेलाइट, जिसको GSAT-9 भी कहते हैं, ये लॉन्च की गई थी। और यहाँ से आप ये इसकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों में ये हेल्प करती है, और कम्युनिकेशन स्पेसक्राफ्ट जो है कौन कौन सी चीज़ों में सपोर्ट करेगी, आप देख सकते हो, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टेली एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, जो भी जोग्राफिकली चैलेंजिंग रीजन्स हैं या इकोनॉमिकली थोड़े पीछे रह गए हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजिकली इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ऐसी जगहों पर ये हेल्प कर देगी। तो इसकी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? कर्नाटका में। तो ये आप देख सकते हैं। द हिंदू की न्यूज़ है ये, इंडिया लॉन्चेस सैटेलाइट टू हेल्प साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। साफ्टा बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगेन बहुत बार न्यूज़ में रहता है। तो 2004 का ये अग्रीमेंट है, जो कि फ्री ट्रेड, आपस में जो भी सार्क की कंट्रीज़ हैं आपस में फ्री ट्रेड एरिया जो है वो क्रिएट करने की बात करता है।
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन इंटीग्रेशन और बढ़े। गोल इसका मेन यही था कि कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया जाए, जितने भी आपके ट्रेडेड गुड्स चल रहे हैं इनफैक्ट ज़ीरो पे ले आओ आप कस्टम ड्यूटीज़ को 2016 तक। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कंपटीशन भी बढ़े एरिया में और कुछ बेनिफिट्स भी हो जो भी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व है उनको। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व हैं साफ्टा में वो आप देख सकते हो। ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, कंसल्टेशन, सेफ गार्ड मेजर्स, देन और भी कोई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि बांग्लादेश जो है वो कुछ बेनिफिट्स के लिए पुश कर रहा है कि जो भी साफ्टा डील में जो भी बेनिफिट्स कवर हैं उसके लिए थोड़ा सा पुश कर रहा है कि उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो व्हेन नेगोशिएशंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम अग्रीमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये पर्टिकुलर न्यूज़ थी जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, बांग्लादेश फॉर सिक्योरिंग साफ्टा बेनिफिट्स इन सेपा पैक्ट विद इंडिया। तो यहाँ से आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट साप्टा। अगेन सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं सार्क से, तो ये इसी वजह से अभी न्यूज़ में रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से। ये अग्रीमेंट जो है सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट साफ्टा, ये 1993 में नेगोशिएट किया गया था। 7 इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आई थी सार्क मेंबर नेशंस की, 1993 में साइन हुआ था। फिर ऑब्जेक्टिव्स इसके ये है ट्रेड इंक्लूड करना। जब नाम से आपको पता लगना चाहिए कि साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, तो कुछ तो प्रेफरेंस दी होगी ट्रेड में, तो उस चीज़ का अग्रीमेंट होगा। तो वहीं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, म्यूचुअल ट्रेड को और प्रमोट करना, सस्टेन करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलप करना डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, विच इज़ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 77। देन साप्टा जो है वो प्राइमरीली एक पहला ऐसा स्टेप है जिसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया से एक ट्रांजिशन आता है जिसमें हम कस्टम्स यूनियन की तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली साप्टा जो है इट वॉज सुपरसीडेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्टा। नेक्स्ट है सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी न्यूज़ में रहा है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ये 16th सार्क समिट 2010 में साइन किया गया है। इसका एम ये है कि न्यू विस्ताज ऑफ ट्रेड कोऑपरेशन और ओपन अप हो, ट्रेड में कोऑपरेशन हो, रीजनल इकोनॉमीज़ का इंटीग्रेशन हो। ये सब सेम लाइंस पर यहाँ पर सार्क के एग्रीमेंट्स चलते हैं कि सर्विसेज में ट्रेड जो, ये आपको नाम से भी पता लग रहा है। और जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने 2012 में इसको रेटिफाई किया था। और सैटिस जो है ये इट इज़ फॉलोइंग द GATS प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विसेज लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर न्यूज़ है और ये एक PDF है जो कि आप ज़रूर एक बार देख लेना। सो हेयर्स द न्यूज़, सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो अभी यही बोला गया कि ये जो सार्क अग्रीमेंट है ट्रेड एंड सर्विसेज का, तो ये जो है गैट्स प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा है। गैट्स बेसिकली क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी प्रिंसिपल्स या रूल्स अप्लाई होते हैं सर्विसेज में ट्रेड करने के, इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड सर्विसेज में, उसको इस्टेब्लिश करने पर काम करता है गैट्स बेसिकली। ठीक है, और जो बेसिक WTO का जो प्रिंसिपल था मोस्ट फेवर नेशन का, वो गैट्स में भी अप्लाई होता है। तो जिसमें मेंबर जो हैं वो फ्रीली चूज़ कर सकते हैं अपने अपने सेक्टर्स के जिनको लिबरलाइज़ करना है, जैसे कि मार्केटाइज़ करना है, प्राइवेटाइज़ करना है, और कौन से ऐसे मोड ऑफ सप्लाईज़ हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, जिसमें लिबरलाइजेशन थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये सब, तो गैट्स एग्रीमेंट में भी बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं जिसको 4 मोड में ये लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 मोड होते हैं, एक होता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज़, फिर होता है कंजम्पशन अब्रॉड, फिर है कमर्शियल प्रेजेंस, और उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन्स। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हम जब गैट्स डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये, बांग्लादेश और इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि अपना जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम अग्रीमेंट है उस पर और नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे ताकि बायलेटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को और स्ट्रेंथन किया जा सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बॉडी है सार्क की और रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, जो कि 2011 में इस्टेब्लिश की गई थी, जब इस अग्रीमेंट का सारे सार्क नेशंस के द्वारा रेटिफिकेशन हो गया था। बांग्लादेश में ये है। इसका एम सिर्फ यही है कि इंट्रा रीजनल ट्रेड को और बढ़ाया जाए और ग्लोबल मार्केट में अपना एक्सेस और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए, डेवलप करनी चाहिए रीजन में, ताकि ये सब चीज़ें ट्रेड, ग्लोबल मार्केट में एक्सेस, ये सब फैसिलिटेट हो, जस्ट टू डेवलप ट्रेड। ठीक है, ट्रेड और स्मूथ हो जाए और बेटर हो, उस चीज़ के लिए ये लोग काम करते हैं। जो भी मेंबर बॉडीज़ है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 700 के कौन कौन मेंबर्स हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ट्वीट किया था, इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में है। तो ये तो आप ट्विटर पे देख ही सकते हो कि ट्वीट क्या किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो अभी के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisize.com। यहाँ पर आप जाओगे तो फ्रंट पेज पे ही आपको PT360 का कोर्स मिल जाएगा। जो भी आपके इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, वो यहाँ पर आप देखकर क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई इशू आता है, तो आप कॉन्टैक्ट में जाके आप हमारी email ID दी हुई है, वहाँ पर पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन कॉल अस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।